इसके आगे बेटा नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन तो याद ही होगी। कोई भी एटम होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम कितनी एनर्जी हमें चाहिए, उसे हम क्या बोला करते, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे, है ना। क्या थी इसकी डेफिनेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy that must be required to remove an electron. The minimum amount of energy that must be required to remove an electron from the, हमने ये सब पढ़ रखा है ना प्लस वन क्लास में, from the outermost shell of an isolated gaseous atom। कोई भी एटम है बेटा आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे सीधी सी बात है, जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, तो एनर्जी कम ही लगेगी। तो जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हो ना उतना ही आपका बेटा साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने का मीनिंग क्या? अट्रैक्शन कम होती जा रही है। अब अगर अट्रैक्शन कम है, साइज बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो जो एंथैल्पी आपकी है वो घट जाती है ऑन मूविंग द ग्रुप। ठीक है बेटा, हमने ये सब कंसेप्ट पहले कर भी रखे हैं 11th क्लास में, तो सेम वही बात ये है। अब इसमें एक और मेन पॉइंट आपका आएगा। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सक्सेसिव एंथैल्पीज की, उसमें क्या है वो आप देखिए। जो डेल्टा IH1 है वो सबसे कम होता है, इससे ज्यादा है डेल्टा IH2, इससे ज्यादा है डेल्टा IH3। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये सब भी प्लस वन क्लास में कर रखा है। डेल्टा IH1, H2, H3 क्या होते हैं? डेल्टा IH1 क्या होता है? चेंज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे ये आपका क्या बन जाएगा सेकंड के लिए, और वो आपका बन जाएगा थर्ड के लिए। मींस आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो। ठीक है, तो लगातार आपके क्या घट रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो घट रहे हैं बट न्यूक्लियस के प्रोटॉन तो फिर बढ़ ही गए हैं उतने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगी तो एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज। बेटा बहुत डिटेल हम प्लस वन में इनको कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, बस आपको ये पॉइंट याद करने हैं। जो सक्सेसिव आपकी एंथैल्पी जिसमें डेल्टा IH1 सबसे कम होता है, डेल्टा IH3 सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन वन बाय वन निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मीनिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, तो एंथैल्पी भी आपकी बढ़ती हुई जाएगी। आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मीटर किसमें होगी एंथैल्पी बेटा? किलोजूल पर मोल।
यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपका इसका सेकंड फैक्टर हुआ। अब इसके बाद इसका थर्ड फैक्टर आप देखिए, किसी का नहीं हुआ तो लिख लेना। थर्ड फैक्टर हमारा है मेटलिक करेक्टर। थर्ड पॉइंट है हमारा मेटलिक करेक्टर। ठीक है, तो अगर हम मेटलिक करेक्टर की बात करें तो आप क्या कहेंगे, जो 5 एलिमेंट आपके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आपका है नॉन मेटल। नाइट्रोजन फास्फोरस तो क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक आपका मेटलोइड है और एंटीमनी और बिस्मथ इसमें क्या है, मेटल। एंटीमनी और बिस्मथ इसमें क्या है, मेटल है। तो सीधी सी बात है, आप लोग क्या कहोगे, जितना तुम लोग डाउन द ग्रुप जाओगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोग देख भी सकते हो ना बेटा, नाइट्रोजन फास्फोरस तो यहाँ नॉन मेटल है, आर्सेनिक है मेटलोइड है, और एंटीमनी और बिस्मथ यहाँ पे क्या है, मेटल है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बेटा हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप खुद देख सकते हो बेटा, शुरू की दो नॉन मेटल थी, फिर मेटलोइड आया और आखिरी आपका मेटल आया, मतलब कि मेटलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज ही होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी कर लोगे बेटा, आसान सा पॉइंट है बिल्कुल ही। और आपको ये भी पता होगा जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। metals are electropositive in nature। electropositive क्यों है, because they have tendency to lose electron। क्योंकि जो मेटल्स होती है इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, नॉन मेटल्स होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, they have tendency to attract electron। they have tendency to attract electron। तो मेटल्स तो आपके होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के, और जो नॉन मेटल्स आपकी होती है दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, अब बेटा इसके आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भी रब कर दो, ये हो गया। नो मैम। करो बेटा जल्दी करो, शाबाश। हो गया बेटा, यस मैम। यस। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, 3 इसकी हो चुकी है। बेटा फोर्थ मैंने आपको अभी समझाया तो 1 मिनट में हो जाएगी। फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर towards itself। It is the tendency to attract electron pair towards itself।
अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर तो हो रहा है डिक्रीज और मेटेलिक करेक्टर हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल ये आप कर ही लोगे। अगली प्रॉपर्टी है फिफ्थ, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। कैटिनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम होता है। तो अगर मैं कैटिनेशन की बात करती हूँ तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो N2 बनाता है, फॉस्फोरस क्या बनाता है, P4 बनाता है। तो 4 एटम फॉस्फोरस के आपस में जुड़ रहे हैं, 2 एटम N के आपस में जुड़ रहे हैं, तो N2 है, P4 है, ये एग्जांपल है कैटिनेशन के। HN3, HN3 इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ऐसी N3 नेगेटिव ये होता है अजाइड आयन। ये क्या है, अजाइड आयन है। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना बेटा, ये तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन बाकी आपका डाउन द ग्रुप जाने पर जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेटा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट भी आप कर लेना बेटा। कैटिनेशन आपको पता है मैक्सिमम कौन शो करता है, कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट आपस में जुड़ सकते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस भी कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपकी है या आपकी घटती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इतना बेटा आज आप कर लेना सारे। अब एक बार ना आप सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो बेटा, शाबाश। क्लास लीव करके मत जाना, कई बच्चों की हैबिट होती है वीडियो ऑन करवाते ही क्लास लीव करके भाग जाते हैं। एक बार नोटबुक दिखाओ बेटा अपनी, शाबाश। कई बच्चे नोटबुक नहीं बना रहे अब भी। तनुज ने दिखा दी, ओके बेटा नोटबुक दिखा दो अपनी, वैसे मुझे आपका चेहरा नहीं देखा, बस नोटबुक दिखा दो मुझे। तरुण नोटबुक दिखा भी, तरुण। निधि, संजू, ऋषभ, ओके, जन्नत, तरुण दिखा बेटा। तरुण तेरी दिख नहीं रही मुझे, शाबाश। हाँ आगे दिखा, आज का कहाँ लिखा है, आज का दिखा मुझे, आज का दिखा बेटा तरुण। लिख लूंगा मैम। कब लिख लेगा,